आप देख रहे हैं अवाम की आवाज। हम अक्सर माशरे की सफाकी और बेहिसी की बात करते हैं। ऐसे बहुत से वाकयात रूनुमा होते हैं जिनमें किसी मासूम को अजियत दी जाती है, दरिंदगी का शिकार बनाया जाता है, यहाँ तक कि उसकी जान ले ली जाती है। ऐसे में हम इंसानियत का मातम करते हैं। जी चाहता है कि इन भेड़ियों को इबरतनाक सजाएं दी जाएं। लेकिन जब ऐसा ही घिनौना अमल आपके इंतहाई करीबी रिश्ते अंजाम दें, तो इंसानी अकल सोचने की सलाहियत खो देती है कि इसको क्या नाम दिया जाए। जरा सी चपकलिश या तल्ख कलामी पर अपने ही प्यारों की जान लेना, ऐसा शैतानी अमल आखिर क्यों? इंसान इस कदर सफाकियत पर क्यों उतर आता है? हमारा ज़हन समझने से कासिर है। अवाम की आवाज में बहुत बार हम रिश्तों को ही रिश्तों के कत्ल में मुलव्विस दिखा चुके हैं और हर बार ये मरहला हमारे लिए इंतहाई दुश्वार होता है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दो इंतहाई अफसोसनाक वाकयात दिखाएंगे जिसमें शौहर ने बीवी को मौत के घाट उतारा और साथ में नन्हे मासूम बच्चों की जान भी ले ली। पहले उसको मैंने गलत दबा के मार दिया था, उसके बाद फिर मैंने उसको वॉशरूम के गेट के एंगल पे लटका दिया था। तो फांसी से लटकाना चाहिए, जैसे उसने मेरी बहन का गला दबा के मारा है ना। हमारे पास इत्तला पहुंची कि एक शख्स ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया और इस कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश कर रहा है। हम थाने पहुंचे और इस सफाकियत का मुर्तकिब होने वाले शख्स को देखकर जो जज्बात थे वो बताए जाना भी मुश्किल है। इस वक्त ये अंसार हमारे साथ है जिसने अपनी बीवी को गला घोट के मार दिया है। ये इल्जाम इस पर मुद्दइयों की जानिब से यानी कि अफशा की फैमिली की तरफ से लगाया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई है। रिपोर्ट क्या कहती है, ये क्या कहता है, मुद्दई क्या कहते हैं, वो आज अपने प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। हाँ जी, कब हुई थी शादी? 7 महीने पहले। पसंद की शादी थी? नहीं, घर वालों की पसंद थी। ठीक है। रिश्ता कौन लेके गया था? बहनें, भाई के दोस्त की तरफ से रिश्ता लगा था, वो अफशा का कजन था। अच्छा, पसंद शामिल थी? लड़की पसंद थी जब शादी हुई? हाँ, लड़की पसंद। शादियों के घर आ गई, कोई नाचाकी लड़ाई झगड़े रहते थे क्या? 3 महीने बाद छोटी मोटी बातों पे होती थी वो नीचे, उसके बाद हमारी आवाज़ में होने लग गई थोड़ी बहुत। वो छोटी मोटी बातें क्या होती थी जिन पे झगड़े होते थे? मतलब खाना वगैरह सही नहीं पका। अच्छा। इसके अलावा फिर हम दोनों के ऊपर होने लग गई आने जाने पे। आने जाने पे? कहाँ आने जाने पे? ससुराल आने जाने पे थोड़ा। यानी वो लड़की अब अगर अपने घर जाती तो इस बात पे लड़ाई होती? हाँ, थोड़ा सा रोकने की कोशिश कर रहा था, कम जाए मतलब। वालदा और बहनों से क्यों होते थे लड़ाई झगड़े? वालदा से, बहन से नहीं होते थे, वालदा से होते थे छोटी मोटी चीज़ में। मतलब ये खाना वगैरह सही नहीं पका है या कोई मतलब लड़ाई नहीं होता था, वो टोकती थी वालदा चीज़ों को। अच्छा, टोकती थी। और तुम खुद क्या लड़ाई झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे? हाँ, मेरी लड़ाई हो गई थी, बस वैसे मुमारी होती थी, बस ये इसी दिन लड़ाई हो गई थी हमारी। अच्छा, अभी क्या हुआ 7 महीने बाद ऐसा कि तुमने एक इंसान को जान से ही मार दिया? गलती में हमसे गलती हो गई, जज्बात। ये गलती है? इसको तुम गलती कहोगे? एक इंसान की तुमने जान ले ली, ये गलती है? बहुत बड़ी गलती। ऐसा क्या हो गया था कि तुमने ये सब कुछ किया? पता नहीं क्या हो गया था, मेरे जहन खराब हो गया था, क्या हो गया था मेरे कुछ समझ में नहीं आया। बाद में मुझे बहुत पछतावा हुआ। क्या हुआ था उसने? बैठे हुए हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे, बातें करते करते वो बात फिर बढ़ती गई आपस में। उससे अपने घर जाना था अफशा को? हाँ। फिर वो आपस में बढ़ता गया, आता पे करी, उन्होंने चमाट मारा, बस इसके बाद फिर मैंने गला दबा दिया गलती में बस। और तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं हुआ? वो चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी इंसान की? मेरे जहन पे कितना गुस्सा आया हुआ था, समझ में नहीं आया मेरे। नशा करते हो तुम? नहीं। अब जो इंसान तुम्हारे साथ रहता था 7 महीने से, तुम्हारी इज्जत थी, तुम्हारी बीवी थी, जिसको तुमने मार दिया, वापस आ सकती है वो तुम्हारी किसी भी शर्मिंदगी से? अपने घर वालों को अपनी बच्ची मिल सकती है, उसके माँ बाप को, उसके भाई बहनों को उनकी बेटी बहन वापस मिल सकती है? नहीं मिल सकती। तुम्हें इस बात पे एतराज था कि वो एक दिन के लिए अपने माँ बाप के घर नहीं जाए, ठीक है? बार बार मतलब पीछे लगी रहती थी जाने के लिए। अब तो तुमने उसे दुनिया से भेज दिया ना, वो वापस नहीं आ सकती। पहले उसको मैंने गलत दबा के मार दिया था, उसके बाद फिर मैंने उसको वॉशरूम के गेट के एंगल पे लटका दिया था। तो फांसी से लटकाना चाहिए, जैसे उसने मेरी बहन का गला दबा के मारा है ना। थाना एसएचओ का इस बारे में क्या कहना था वो भी सुनिए। एमएस साहब, ये जो बातें कर रहा है, ये क्या बातें सच कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आया अभी तक? नहीं, अभी इसने ये अच्छी आधी बातें सच कही हैं और भी क्योंकि फंदा भी लगाए। उसको मारने के बाद दुपट्टे के साथ फंदा लगाए और उसके चेहरे पे नाखून खराशों के निशान भी थे। 20/6/19 को 3 बजे दिन मैं थाने पे मौजूद था
कि इसका ससुर मोहम्मद सलीम वाल निसार अहमद, जो कि अपनी बेटी की ईदी मुनसबिल्लाह से लेकर थाने आया, जिसको कफन पहनाया हुआ था। जब उसको मैंने चेक किया कि उसके इधर दुपट्टे का फंदा लगा हुआ था, निशानात थी, और उसके चेहरे पर नाखन के खराश के जैसे कसम उसने बचाने की कोशिश की ना। फिर मैंने देखी तो बोला जी, मैंने उसे पूछा, उसने आके रिपोर्ट की। उसने कहा कि मैं सिलाई का काम करता हूँ और मेरी बड़ी बेटी अफसा उम्र 26 साल, जिसकी शादी नवंबर 2018 में इस अंसार खान वाल इंतज़ार खान के साथ अरेंज मैरिज हुई थी, और ये अक्सर बेहतर हमारी बेटी को मेके आने से रोकता था, जिसकी वजह से इनके दौरान पूतरा रहती थी। बोला गुज़श्ता शाब इसने 12:05 पर, जो वो भी लिखा वही लिखा है, इसने उसको ससुर को नंबर पर फ़ोन किया कि अफसा की तबीयत ख़राब हो गई है, जिसको मैं 5 नंबर सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में ले जा रहा हूँ, आप उधर पहुँचो। तो उसने अपने बेटे राहील और वकास को बताया और उसका भाई वसीम, तीनों बाइक पे वहाँ पहुँचे। तो ये उसको वहाँ से जिना अस्पताल ले गया था। जब वो 1 बजे जिना अस्पताल पहुँचे तो उसकी डेड बॉडी इमरजेंसी वार्ड में पड़ी थी। अच्छा, उन्होंने उस वक्त इसको उसने बोला कि जी ये हो गई ख़राब। उसने चेक नहीं किया, वो 7 आदमी वो डेड बॉडी ले आए। इन्होंने आके कुरंगी नंबर 5 ईदी सब्ज़खाना में रखवाई। सुबह जब तदफीन के लिए उन्होंने इसको ले गए, जब गसल के लिए, औरतों ने देखे तो उसके फंदे पे और गले में निशानात। फिर उसने आके रिपोर्ट की। मैंने इसकी इसी रिपोर्ट पर मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 371/19 जुर्म 302-34 उन्होंने इसके खिलाफ अंसार वाल इंतज़ार, इसकी माँ अनवरी बेगम और 2 बहनें मैरा और सबा, उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवाया। ठीक है, अभी ये रिमांड पर कितने दिन के लिए आप? 4 दिन के लिए इसका रिमांड उन्होंने लिया। आज इसका 3रा दिन है, यानी कल के बाद फिर ये जी यहाँ से चला जाएगा, दोबारा फिर कोर्ट जाएगा, फिर कोर्ट मजीद जाएगा रिमांड के लिए। मजीद रिमांड के लिए। ठीक है, अभी आप मजीद रिमांड लेंगे? इंशाल्लाह तफ्तीश बिल्कुल मजीद रिमांड इसका लेंगे। इस शख्स की मक्कारी और चालाकी का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि इसका कहना है कि इस पर एक जुनून सवार हुआ, जिसमें उसे मालूम ही ना हो सका कि इसकी बीवी की जान जा रही है, लेकिन जान से मार देने के बाद अपनी बीवी के कत्ल को कैसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की कि उस वक्त इसका दिमाग मुकम्मल काम कर रहा था। कि उसको तुमने फांसी देने की तरह से लटका दिया और लोगों को ये बताने की कोशिश की कि उसने खुदकुशी की है। पहले उसको मैंने गला दबा के मार दिया था, उसके बाद फिर मैंने उसको वॉशरूम के गेट के एंगल पे लटका दिया था। उसके बाद तुमने फिर उसके घर वालों को फोन किया? जी, मैंने उसके घर वालों को बुलाया, मैं अफसा की तबीयत सही नहीं है, आ जाओ अस्पताल। इस वक्त हम अफशा के घर के बाहर मौजूद हैं और अफशा के घर वाले इस बारे में क्या कहते हैं कि आखिर क्या वजूहात थी कि उसके शौहर ने इतनी दरिंदगी का मुजाहरा किया और उसकी जान उससे छीन ली। चलते हैं और बात करते हैं और ये भी जानते हैं कि इनको कैसे शक हुआ कि इनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसको कत्ल करके मौत के घाट उतारा गया। आ जाए। अफशा के घर वाले जो इस वक्त शदीद अजियत से गुजर रहे हैं कि जवां साल बेटी की मौत का सदमा और इंसाफ की तलाश। बड़ा मुश्किल काम होता है जिस वक्त जवां साल औलाद चली जाती है। वालिदैन के लिए सदमा सहना कितना मुश्किल है, मैं अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकती। और अभी आके मुझे यहाँ मालूम हुआ है कि वो इनकी इकलौती बेटी थी। आपको जब इत्तला मिली कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अस्पताल लेके जाया जा रहा है, आप वहाँ पहुँची जी, क्या देखा? हाँ, सिर्फ मैंने पड़ा हुआ देखा उसको बेड पे मुर्दा। आपको इस बात पे शक हुआ कि आपकी बेटी अपनी जान खुद नहीं ले सकती, उसके साथ ऐसा किया गया? वो ले नहीं सकती, वो बहुत सीधी बच्ची थी मेरी, ऐसा कर नहीं सकती। शादी आपने अपनी पसंद से की थी बच्ची की? हाँ, पसंद से शादी की थी। खुश थी अपने घर में? सही थी, बस ये कि नंद जो थी उसकी काम वाम बहुत करवाती थी, बोलती थी अम्मी ऐसा करवाती। मैंने चलो वो तो चली जाएगी अपने घर की, फिर कल तुम्हें ही करना है काम, ये समझा देती थी मैं उसको। कभी ऐसा हुआ कि बताया कि लड़ाई झगड़ा हुआ था या शौहर ने मारपीट की? नहीं, कभी ऐसी कोई। तो घर आने पे उसके शौहर ने हमें बताया कि झगड़ा करता था, वो नहीं चाहता था कि वो यहाँ मिलने आए। हाँ, आने नहीं देते थे ये लोग, रुकावट करते थे। क्या वजह थी ऐसी, क्या वजह थी कि माँ बाप से भाइयों से मिलने नहीं देते थे?
बस ऐसी कब एक दिन को छोड़ देता है या 2 दिन को छोड़ देता है, बहुत से लोग बस। उसके बाद प्रेगनेंसी में थी वो, तो के उसके वो लगेंगे, झटके लगेंगे, ये होगा वो होगा, इस चक्कर में नहीं आने दिया। 2 महीने थे उसके। तो इसका मतलब ये है कि उस शख्स ने एक इंसान की नहीं 2 इंसानों की जान ली है, एक अपनी बीवी और एक इस दुनिया में आने वाली एक नई जान, एक नई रूह। अफशा की दादी है, भाई हैं, वालिद हैं, इनसे हम बात करते हैं क्योंकि मैं कोई मज़ीद ऐसे सवालात करके इनके ख़ानदान वालों को तकलीफ़ तो नहीं देना चाहती, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहती हूँ कि अब वो क्या चाहते हैं। अब उनकी बच्ची तो इस दुनिया में नहीं रही, क्या होना चाहिए उनके साथ सलूक? उसको फांसी से लटकाना चाहिए, जैसे उसने मेरी बहन का गला दबा के मारा है ना, वैसे ही उसको लटकाना चाहिए। इसके घर वालों को भी सजा मिलना चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए बस। बहन से बहुत सी यादें होती हैं, भाइयों की लाडली थी, एक ही बहन थी। आपके पास फ़ोन आया जी, अब्बू के पास आया था, फिर मैंने फ़ोन किया था। उसके बाद मैंने मेरे कज़न का फ़ोन आया ना, जो इसके घर के करीब ही रहता है मेरी बहन के ना, जिसने मेरी बहन का रिश्ता भी करवाया था। उसने मेरी बहन के मोबाइल से ही मुझे फ़ोन किया और मुझे बोला कि अफशीन ने ना फांसी लगा ली है और इसका इंतकाल हो गया। मैं 5 नंबर के हॉस्पिटल के बाहर ही था, मैं अंदर अम्मी को लेके गया, फिर मैंने अम्मी को बताया। फिर मैंने जाते ही अपनी बहन का गला देखा पहले सबसे। उसके बिल्कुल नाखून नीले थे, उसके होंठ नीले थे और उसके गर्दन पे निशान भी थे। उसको अजियत से मारा है। फिर आप उसको दूसरे अस्पताल लेके गए क्योंकि आपको शक था कि ऐसा नहीं हुआ जो बताया जा? बिल्कुल मुझे शक था, इसी वजह से। ठीक है, फिर आप जिना हॉस्पिटल लेके गए? जी, वहाँ पे हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन उन लोगों ने जब ये कहा, उन लोगों ने बिल्कुल ये बताया कि इसको जो है इसका गला ही दबाया है, मतलब उसके किसी कपड़े वगैरह से ही निशानात भी हैं बिल्कुल। उन डॉक्टर ने मुझे ये बताया इस पे बहुत प्रेशर हुआ है किसी चीज़ का। फिर बाद में उन्होंने बोला कि पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन काफ़ी टाइम तक इंतज़ार भी हम करते रहे। बहुत 1 बजे के गए 4:30 बजे बज गए, 4:30 बज गए थे। तो इस वजह से हम पुलिस नहीं आई थी वहाँ से, तो इसी वजह से उसकी डेड बॉडी भी फूल रही थी। तो हमने बोला कि हम केस नहीं कर रहे, हम वापस ले आते हैं। कभी शिकायत करती थी आप लोगों से कि वहाँ खुश नहीं है, या उसका शौहर या ससुराल वाले उसे तंग करते हैं, परेशान करते हैं? उसने ये शिकायत ज़रूर की कि उसकी सास, उसकी नंदे परेशान करती हैं, लेकिन कभी उसने ये नहीं बताया कि उसके शौहर से कोई गिला शिकवा है। वो हमारे सामने भी बिल्कुल सही रहता था उसका शौहर जो था, लेकिन उसने अचानक क्यों मार दिया मुझे खुद समझ नहीं आया। और क्या शिकायत करती थी, आपको क्या क्या बताया था? यही बताया कि वो उसकी सास डांटते रहती थी हर वक्त, और उसकी जो बहनें हैं वो मतलब काम ज़्यादा लेती थी उससे, सुबह से लेकर रात तक काम लेती थी और ख़ुद काम नहीं करती थी। उसकी सास कहती थी ये तो जो ना मेहमान है, चले जाएगी, तुम काम करो। और मुझे भी कुछ टाइम पहले पता लगा कि उससे तू तड़ाक से भी बात की जाती थी। कभी अफशा ने ये बताया कि उसने ये सारी बात अपने शौहर को बताई और शौहर ने कोई आपस में उनके मामला ठीक कराने की कोशिश की? शौहर हाँ बताया है, बोलती है मैं इनको बताती हूँ, ये सुनते नहीं है। ये बोलते हैं कि इसकी शादी हो जाएगी माहिरा की, सब ठीक हो जाएगा, बस इग्नोर किया करो। ये बस यही बोलते रहते थे। इसी वजह से बस हम भी थोड़े सब्र से बैठे हुए थे। पसंद से आपने शादी की थी, बेटी को भेजा था उसकी खुशियाँ देखने के लिए, उसका बसता हुआ घर देखने के लिए। हम लोग जो है ना, जब ये हमने सुना, मेरे को तो इसने बताया ही नहीं ये जिना लेगा ये लोग। जिना में जो है जाके बोला कि आप जो ना बेटी का इंतकाल हो गया। आपको नहीं पता था कि आपकी बेटी के साथ क्या हो गया? ये इतने परेशान थे, घबराए हुए थे इसकी वजह से ना, इन्होंने जो है ना मुझे बगैर बताए भी जो ना ये जना ले गए। अभी मैं थाने से आया हूँ, मुझे जो है ना उन्होंने बोला कि 302-34 का जो दफ़ा लगाई थी वो दफ़ा जो है ना चैन करना चाहते हैं। दफ़ा जो है ना 74 पे ला रहे हैं और किसी भी जो है ना इनकी बहनों को वो उठाया नहीं गया और ना ही वो बोल रहे हैं कि हम उठाएंगे। मैं अफशा के ख़ानदान के लिए दुआ ही कर सकती हूँ और यही कह सकती हूँ कि अल्लाह इनको सब्र दे, और अपनी अदालतों से मुझे ये उम्मीद है कि अफशा के ख़ानदान को इंसाफ मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। वही
तौहीद अवान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि इंस्पेक्टर हैं इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के। उनसे हम जानते हैं कि ये जो अंसार ने अफशां का कत्ल किया है अब तक यहाँ तक पहुँचने में, और जैसा कि वो एतराफ़ जुर्म कर रहा है, एतराफ़ जुर्म करने में कितने मराहिल से ये गुजरे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? अस्सलाम वालेकुम सर। क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट? अभी इब्तदाई जो कॉज ऑफ डेथ मेलो साहिबा ने दी है, उसमें तो ये उन्होंने लिखा है कि दम घुटने से मौत वाक़ हुई है, हैंगिंग से नहीं हुई, दम घुटने से मौत वाक़ हुई। ये अपनी इंट्रोगेशन में तो मुल्ज़म इनके अपना मतलब वारदात का एतराफ़ कर रहा है, इसको गला दबा के मारा है, उसके बाद मतलब ड्रामा रचाने के लिए सुबह उसको हैंग कर दिया गया। अफशां के कत्ल की तफ्तीश जारी है, सास और नंद से भी मजीद तहकीक होना बाकी है। हमें पूरी उम्मीद है कि असल मुजरिम सजा से बच नहीं पाएगा, क्योंकि मासूम खून कभी कातिल को चैन नहीं लेने देता। केक में और जूस में जो है ना, इन्हें जहर मिला के पॉइजन या कोई बेहोश की वो चीज़ खिलाने के बाद इनको, शुमाइला को मैंने बांधने के बाद मैंने पेट्रोल डाला सब पे, जहाँ से पेट्रोल लिया इन्होंने बताई वो जगह। उसने बहुत सख्त वक्त गुजारा और इनको बहुत ज़्यादा इज्जत दी है। मेरा भी ये सवाल है, क्या कसूर था? मेरी बहन नहीं पसंद थी, छोड़ देते। वो गलत थी, तुम आते उस पर सबूत करते। अपनी माँ को बोल रहे, मम्मा आज मैंने आखिरी पेपर देखा, अब मैं अपनी मर्जी से खेलूँगा। उसने बहुत सख्त वक्त गुजारा और इनको बहुत ज़्यादा इज्जत दी है। मेरी बहन नहीं पसंद थी, छोड़ देते। वो गलत थी, तुम आते उस पर सबूत करते। क्या कसूर था? उस दिन सफ़ान ने आखिरी पेपर दे के आया था, अपनी माँ को बोल रहे, मम्मा आज मैंने आखिरी पेपर देखा, अब मैं अपनी मर्जी से खेलूँगा। अफशां का दिल दहला देने वाला कत्ल आपको ऐसे महसूस हो रहा होगा कि इससे बढ़कर पत्थर दिल इंसान और क्या होगा। लेकिन एक ऐसे शख्स को क्या कहा जाए जो जवां साल बीवी और 2 मासूम बच्चों को जिंदा जला दे। ये क्राइम सीन है, वो जगह, वो कमरा जहाँ पर शुमाइला और उसके बच्चों को आग लगाई गई, उनकी जान ले ली गई। इसको सूरी तौर पर सील होना चाहिए। पुलिस कस्टडी जब कर ली जाती है किसी शख्स की, उसके बाद जो भी केस की से मुतालिक चीज़ें होती हैं वो केस प्रॉपर्टी हो जाती हैं, और अगर कोई ऐसी जगह हो वो भी केस प्रॉपर्टी बन जाता है, जिसको सील किया जाना ज़रूरी होता है। लेकिन ये खुला हुआ है, अंदर चलते हैं और अंदर के हालात आपको दिखाते हैं। जिस कमरे में मैं मौजूद हूँ ये वही कमरा है जहाँ पे शुमाइला और उसके 2 मासूम बच्चों को जला दिया गया। ये सब सामान, सब चीज़ें वैसे ही रखी हुई हैं। आप देखें कि ये बेड पूरा जला हुआ है, यहाँ पर मासूम बच्चों के कपड़े मौजूद हैं ज़मीन पर, और कमरा पूरा इस वक्त आप देख सकते हैं कि ऊपर दीवारें काली हैं, पंखा, और ये रंग देना चाहते थे कि शॉर्ट सर्किट हुआ जिसके बायस इनकी जान चली गई। अपनी ही बीवी को और बच्चों को इस तरह जला देना, पता नहीं किस तरह उसने ये काम किया और उसके पीछे क्या मकासद थे। बिल्कुल सामने घर मौजूद है जिसके बाहर कातिल हाउस लिख दिया गया, उसके ससुराल का, जो अभी यहाँ से घर छोड़ के जा चुके हैं, और जो शुमाइला का शौहर था उसको अभी जेल कस्टडी में भेजा गया है। तो हम शुमाइला के घर वालों से भी बात करेंगे। उसने बहुत सख्त वक्त गुजारा और इनको बहुत ज़्यादा इज्जत दी है। मेरी बहन नहीं पसंद थी, छोड़ देते। वो गलत थी, तुम आते उस पर सबूत करते। क्या कसूर था? ये कैसे शक हुआ कि आग लगाई गई है? ये शॉर्ट सर्किट नहीं था। इनकी वालिदा का घर सामने था, इनकी वालिदा ने सबसे पहले बोला कि शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। उस कमरे में ऐसा तावीज़ किया गया था ना कि हम लोग 3 भाई जो उस कमरे में गए थे ना, हम जब उस कमरे से बाहर निकले तो हम भी वही, इसकी वालिदा ने जो बोला था कि शॉर्ट सर्किट, हम भी सबको यही बोलने लगे। फिर उसके बाद जब ये जुनेद जब आया, पाकिस्तान जब आया हमारे सामने, जैसे आया तो 6 दिन पहले था, मगर इसके भाई ने ऐसे जहाँ दुआ हो रही थी दूसरे दिन ही उन्होंने ऐसे सबके सामने मोबाइल निकाल के झूठ बोल रहे थे कि भाई मेरा आ रहा है एयरपोर्ट। इनकी भाई की कॉल आती है सोल्जा बाज़ार से, बोलते हैं मेरा भाई तो जो है ना सोल्जा बाज़ार हॉस्पिटलों में बच्चों को और अपनी बीवी को ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे आप लोग एयरपोर्ट से वापस आ जाओ। इनके भाई ने भेजा और इनके भाई ने वापस बुलाया। इन्होंने मेरे भाई को
बोला कि आप साइन कर लो, पोस्टमार्टम नहीं करो क्योंकि जो है ना बेहुरमती होगी। तो मेरे भाई पहले मान रहा नहीं था, फिर इन्होंने बहुत ज़बरदस्ती मनवाया उनसे। इन्होंने 70-80 हज़ार रुपये दे के पोस्टमार्टम रुकवा दिया। जुनैद दूसरे पहले तो हमारे यहाँ पे आए नहीं एक दिन तक, तो यहाँ पे इससे चाहिए था कि हमारे पास आता, हमारे घर आता कि मेरे बच्चे मेरी बीवियों का क्या हुआ। फिर चौथे दिन जो है ना मैंने इसे एक कब्रिस्तान जा रहा था तो मैंने आवाज़ दी, मैंने बोला आओ जुनैद इस कमरे में देखो, ये शुमाइला ज़िंदा है मेरी बहन। मैंने शुमाइला को बोला फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे बोला कि आप गेट खोलो। मैं गेट खोला। एक इंसान 3 साल बाद आता है, उसे गली में पता नहीं कि इस टाइम कौन मौजूद है। इसके सामने इन्हीं की वालिदा का घर था। इनकी वालिदा ने इनको बोला होगा इस टाइम कोई मौजूद नहीं है। 4 बजे का टाइम ये आया है, अंदाज़न 4 बजे के टाइम ये आया था। सही है, शुमाइला ने गेट खोला, ये अंदर हुआ। साथ में मेरा पूरा इतना अंदाज़ा है कि इनकी वालिदा भी साथ, जुनैद की वालिदा भी इसके साथ अंदर इस कमरे में आई है। सही है, पहले अगर जुनैद अंदर गया है, इन्होंने जुनैद बोल रहा है कि मैंने इनको जो है ना केक में और जूस में जो है ना इन्हें जहर मिला के पॉइज़न या कोई बेहोश की वो चीज़ खिलाने के बाद इनको, शुमाइला को मैंने बांधने के बाद मैंने पेट्रोल डाला सब पे। जहाँ से पेट्रोल लिया इन्होंने बताई वो जगह कि हमने वहाँ से पेट्रोल लिए, और जहाँ से मेडिसिन लिए इन्होंने खुद जुनैद ने माना है मैंने मेडिसिन लिए। फिर इन्होंने बोला मैं पेट्रोल मैंने डाला और माचिस की तीली जैसी ही लगाई तो उन्होंने एकदम से धमाके की आवाज़ जैसी आई। इनकी पूरी प्लानिंग थी पूरी। आपको क्या वजह लगती है कि नौबत यहाँ तक क्यों पहुँच गई? अपने बच्चों की भी जान ले ली, बीवी की भी जान ले ली। देखिए, जहाँ तक तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि मेरी बहन तो बहुत ज़्यादा पागल थी उसके पीछे। उसके साथ बहुत कुछ किया गया मगर मनाया गया, वो जैसे कुछ सुनने की उसमें ही नहीं थी। वो जब होश में आ रही थी वो फिर चीज़ों को पहचानने लगी थी थोड़ा। उसको कुछ भी कहते हम जुनैद के बारे में वो बिल्कुल नहीं सुनती थी। वो कहती थी बस जो भी है जुनैद है। शादी करने के कितने अरसे बाद जुनैद बाहर चला गया था? तकरीबन मेरे ख्याल में उनके बेटे 4 महीने के थे। उसके बाद हमने बहन को अगर अपने घर लाया भी इसलिए क्योंकि उसकी वालदा जो चाह रही थी, अल्लाह का शुक्र है कि वो नहीं हुआ। उसकी वालदा उसको दूसरे रास्तों पर डालना चाह रही थी, क्योंकि मेरी बहन बहुत डरपोक सी लड़की थी। वो बाहर नहीं निकलती थी, उसने कभी मार्केट नहीं गई, कभी किसी चीज़ को मतलब ख़ुद से नहीं कर सकती थी, ना उसको रास्तों का पता था। और जुनैद के जाने के बाद उसने उसको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। बीमार बच्चा है भाई खुद लेके जाओ, उसे हॉस्पिटलों का पता नहीं। अब्बू ने एक दफ़ा उसको रोड पे देखा, दूसरी दफ़ा उसको ग्राउंड में देखा, मतलब वो ऐसे खड़ी थी कि उसको रास्ता ही मालूम नहीं था। तो इस वजह से अब्बू ने दोबारा सर पे हाथ रखा, उसको अंदर कर लिया घर के, क्योंकि पता है अपनी इज्जत है, वही बाजू टूटे हाथ में हाथ अपने गले को आता है ना। मेरे को आखिरी दिनों में इसकी सांस ने खुद ये लफ्ज़ बोले कि मेरे बेटे को आने दो, फिर देखो मैं इसका करती क्या हूँ। अच्छा, ये आपसे कहा? मुझसे, हाँ, बाकायदा मुझे। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? कह रही नहीं ये ऐसी है। मैंने कहा तो कोई बात होगी आप बताओ। नहीं मैं ऐसे थोड़ी बताऊँगी, जुनैद आएगा तो बताऊँगी। जुनैद जो है पाकिस्तान कितनी देर के बाद आता? वो 3 साल बाद आते, जिसमें वो अपनी बहनों की शॉपिंग, अपनी माँ की शॉपिंग पूरी करके बीवी को मुश्किल से 1-8 दफ़ा लेके जाते थे, जिसमें वो मर के भी एक सूट नहीं ख़रीदती थी। अगर मेरी सांस बोले कि सुबह तुम उठोगी, शहरी में आओगी, ताज़ा पका के हमें दोगी, बासी हम नहीं खाएंगे रात का पका हुआ। उसने बहुत सख्त वक्त गुजारा और इनको बहुत ज़्यादा इज्जत दी है। मेरा भी ये सवाल है जुनैद भाई से और उसकी वालदा से कि क्या कसूर था? मेरी बहन नहीं पसंद थी, छोड़ देते। वो गलत थी, तुम आते उस पर सबूत करते। उस दिन सफ़ान ने आखिरी पेपर दे के आया था। अपनी माँ को बोल रहे मम्मा आज मैंने आखिरी पेपर देखा, अब मैं अपनी मर्जी से खेलूँगा। पसंद की शादी हुई थी। ये बताएं कि जुनैद और शुमाइला की कोई लड़ाई झगड़े होते थे? जी नहीं होते थे, कभी भी नहीं हुए। कितने साल हो गए शादी को? शादी का ये 10वां साल था कि 9 साल का तभी उसका बेटा था। जुनैद ने आग लगा दी अपने ही घर को, अपनी बीवी, अपने बच्चों को। जी, ये भी इसमें भी ये है कि इसकी माँ का दिल में क्या था वो तो उस अल्लाह को पता होगा, उनको पता होगा। शुमाइला की सास ने उसके बालों पे जादू किया था। अच्छा, बालों पे जादू किए थे। शुमाइला ने बाल कलर किए थे, बाल कलर किए थे। उसकी सास ने कहा तुमने बाल कलर किए थे तो क्यों किए थे ना, मगर मैं जिससे इंतकाम लेती हूँ ना, मैं उसके निशान तक नहीं छोड़ती हूँ कहीं। ये जो अच्छा उसकी जुमे की रात को ये होता था ना, जो मेरी नवासी जो थी मेरे पास होती थी ना, मगर उस जुमे को रात को वो अपनी माँ के पास होगी। बेटा उसकी ये जो नादर है ना, उसका देवर जेठ जी, वो आ गया। उसने कहा हालांकि उस दिन सफ़ान ने आखिरी पेपर दे के आया था।
अपनी माँ को बोल रहे मम्मा आज मैंने आखिरी पेपर देखा, अब मैं अपनी मर्जी से खेलूँगा। हमें इंसाफ चाहिए, इन कातलों को जल्द से जल्द अपने अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और वहाँ पर पुलिस वालों से बात करते हैं और जानते हैं कि जो तहकीक उन्होंने की है, जो तफ्तीश उन्होंने की है, अब तक उनके सामने क्या हक़ाइक़ आए हैं और जो एतराफ़ी बयान दिया है जुनैद ने वो क्या था। इस केस को जुनैद और उसके घर वालों की प्लानिंग ने इतना ज्यादा उलझा दिया था कि इसकी तफ्तीश भी आसान न थी और केस की तहकीकात के दौरान 3 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसमें शामिल रहे। शुमाइला मर्डर केस, शुमाइला उसके दोनों बच्चों को भी मर्डर कर दिया गया आग लगा के, और आपने देख ही लिया, बॉडीज भी आपने देखी, पूरा केस आपके सामने। अब तक की तफ्तीश में क्या हक़ाइक़ सामने आ सके? इसके शोर जुनैद अख्तर ने इससे कोर्ट मैरिज की थी 2009 में, 25 अप्रैल 2009 में इनकी कोर्ट मैरिज थी। जुनैद अख्तर की वालिदा इस शादी से नाखुश थी क्योंकि उसने कोई और रिश्ता ढूंढ रखा था इसके लिए। अब ये हो गई शादी, चलो। इसके बाद इसका चले जाना मलेशिया, ये वहाँ वेटर और कुकिंग का भी काम करता है। 2 साल के बाद ये आया मलेशिया से वापस। इसका एक बेटा पैदाइश हो गई थी, सुफवान, जो कि 9.5 साल का था मरते वक्त। फिर कुछ अर्सा यहाँ रहा, उसके बाद फिर मलेशिया चलेगा, फिर 2-2.5 साल के बाद आया। बेटी भी इसकी विलादत हुई और इसके बाद ये वापस जब गया तो ये अपनी बायमी रजामंदी से ये उसको, लड़की को उसके माँ बाप के घर छोड़ के गया कि आप अपने माँ बाप के घर रहो खुशी से। और वैसे भी मेकर ससुराल में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। ये रात दिन को अपने ससुराल जाती थी खिदमत के लिए, अपने नाबीना ससुर की खिदमत। इसका ससुर नाबीना आंखों का। ये अपने 4 बच्चों, 2 बच्चे और एक ये माँ और बेटे, ये रात को सो रहे थे कि अचानक इनके कमरे में ज़ोरदार धमाका होता है जिससे पूरा इलाका लरज़ जाता है कि ये धमाका किस चीज़ का। लोगों ने देखा कि इसके घर से शोले निकल रहे हैं आग के। इसके भाई ज़ाहिर बात है साथ ही रहते थे, फरहान, इरफान, टीएलए मल्ला आ गए। आग बुझाई बड़ी मुश्किल से, अपनी मदद आपके तहत लोगों ने आग को बुझाया। बुझाने के बाद जब अंदर जाकर देखा तो ज़ाहिर बात है जब कमरे में आग लगती है बंदा हाथ पाँव मारता है, बचाता है अपने आप को, लेकिन वो तो मुर्दा हालत में बेड पे पड़े हुए, माँ और उसके 2 बच्चे। बिल्कुल। ये 16 तारीख को मलेशिया से आया। डालमिया पे मशवानी गेस्ट हाउस में इसने कमरा बुक करवाया और घर वालों को नहीं बताया था और इसका ये कहना माँ से राब्ते में था। अच्छा। भाई से राब्ते में था, व्हाट्सएप कॉल की थी। यानी अपनी वाइफ को और बच्चों को नहीं बताया? वो नहीं बताया। वाइफ को तो उसने कहा था ना कि मैं सरप्राइज दूंगा आपको। फिर 19 तारीख को ये चेकआउट होता है, यहाँ से अपना ठिकाना बदलता है गैलेक्सी गेस्ट हाउस खड्डा मार्केट। और बकौल ये 22 तारीख का वकूआ है, रात को 4 साढ़े 4 बजे का, और 22 बजे ये गैलेक्सी गेस्ट हाउस से निकलता है 1 बजे और सुबह 6 बजे वापस आता है, और यही वकूए का टाइम है। ठीक, ये वहाँ से रक्षा लेके निकलता है और रक्षा लेके निकलने के बाद रॉक्सी मेडिकल स्टोर कहता है मुझे नींद की गोलियाँ चाहिए। इसके बाद ये उसी रक्षे में बैठता है और अल वहीद पेट्रोलियम, उसके बाद ये रक्षा खड़ा किया, उससे 200 का पेट्रोल लिया। बोला वो गाड़ी बहुत दूर खड़ी है और उसमें पेट्रोल ख़त्म है, मेहरबानी करो। तो जिस लड़के ने फिल किया उसकी बोतल में पेट्रोल, वो तो लेबर है उसका भी बयान मैंने लिया। अब ये जाता है घर पे, 4:30 बजे का टाइम है। इसने दरवाज़ा नॉक किया, इसकी वाइफ ने दरवाज़ा खोला, सरप्राइज बकौल इसके। अब वो अंदर गया, जूस का डब्बा वाइफ को दिया, एक बेटे को दिया सुफान को, और एक बेटी को दिया अनीसा को 4:30। अब वो बीवी को दिया, उसको दिया, बीवी ने भी पिया, बच्चों ने भी पिया। इसका वाला सही था, ये इसने पिया उनके सामने, वो तो बगैर उसके था घर से। अब वो जब पी लिया थोड़ी देर के बाद वो आलूदगी आ गई, और आप यकीन मानो कि इतने स्प्रिंग उस गड्ढे में वो बाहर निकले हुए थे। हम देख के आए, देखें, उसके ऊपर लटाया उसको और पाँव की तरफ बेटी को और बेटे को लेटाया। इसने पेट्रोल डाला, पेट्रोल डालने के बाद उनकी लाशों को और बाकी साइडों पर डाल के, और उसने माचिस की तीली दिखाई और दरवाजा बंद किया और रफू चक्कर हो गया। रक्षा गली में बाहर खड़ा हुआ था, उसमें बैठ के वापस गैलेक्सी गेस्ट हाउस पहुँच गया। 23 को ये नमूदार होता है, किसने जलाया मेरे बीवी बच्चों को, मेरे बीवी बच्चे थे, मेरा नाम जुनैद अख्तर है। तो इसका पासपोर्ट तलब किया तो उसके अंदर बड़ी मुश्किल से पासपोर्ट लाया है।
एक हफ्ते तक मैंने इसको हमने ये कहा कि आप गैर मुल्की हो तभी आप पासपोर्ट नहीं लेते, तो समझ में आ गई बात। अब गैर मुल्की का लेबल लग रहा है, कहानी घूम रही है। पासपोर्ट अपने भाई से मंगवाए, पासपोर्ट पे हमने अराइवल का ठप्पा देखा 16 अप्रैल का ठप्पा अराइवल का कराची एयरपोर्ट का इमिग्रेशन का लगा हुआ। वहाँ से हमने इसकी गिरफ्तारी जफर साहब ने डाल दी। आप तो कह रहे हो कि मैं मलेशिया से 23 को रहा हूँ, आप तो 16 के आए। फाल्डा ने इसको इतना उकसा दिया था अपनी बीवी के खिलाफ कि वसी तो आपको पता है 7 बहू का पटा हर घर में होता है। अभी हमने इसमें कबर कुशाई की इस्तदा की थी, ठीक है। तो अब जाके उस पर काम हुआ है, उसमें कबर कुशाई की, उसमें से 16 या 17 नमूने हासिल करेंगे उनकी डेड बॉडी से, उसकी शमाइला, सुफान और अनीसा की। उसमें बिल्कुल अगर ओके रिपोर्ट आती है इसकी कि हाँ भाई वाकई में इसमें ये पाया गया, मैदे से जो हमने नमूने हासिल किए उसमें ये बेहोशी की दवाई या जो भी है पाया गया, उसमें फिर ये मुकम्मल चालान होगा ये। और ये 109 में अरेस्ट होंगे दोबारा, 201 में इसकी वाइफ सलीम खान की यानी इसकी वालदा और इसका भाई नादिर हुसैनी जिसने रुकावट डाली थी कि पोस्टमार्टम मत करवाओ। अच्छा रियाज साहब, एक और घर वालों ने जो इस्माइला के हैं उन्होंने एक बात बताई कि उन्होंने बड़ी खस्ता हालत में डेड बॉडीज़ को देखा और जो बाल थे इस्माइला के वो थोड़े से फासले पर सही सलामत थे। ऐसा कैसे मुमकिन? उसमें ये है ना, इसलिए हमने इसको 109 और 201 में हमने इसको रखा है। बेहोश करने के बाद इसने अपनी वालदा को, अपने भाई को या अपनी वालदा को बुलाया होगा और खार में आके, खुंदस में आके इसने इसके बाल काटे। बाल इसके पूरे साबुत गोल्डन गुच्छा इसका वहाँ से बरामद हुए, जो कब्जा पुलिस में हमने लिया। क्योंकि जैसे जला हुआ मोबाइल वो तो जला हुआ, बाल इसके बिल्कुल से जला। अच्छा, एक और चीज़ जो शुमाइला के घर वाले कहते हैं कि जुनैद की जो वालदा थी मिसिस सलीम, वो जादू टोना, काला जादू, बिल्कुल खैर अफराद के लोगों का आना जाना उसके घर में जादू ताबीज़ धागे उल्टे सीधे घर में अमलियात करते हैं, एक धंधा बनाया हुआ था। रियाज मुगल साहब आपका बहुत शुक्रिया। देखने में आ रहा है कि मर्द औरतों को तशद्दुद करके मार रहे हैं, अपनी बीवियों को, 3-3, 4-4 बच्चों की माओं को वो मार रहे हैं। आपके अंदर से एहसास ख़त्म हो जाता है। आप ये सोचते हैं जब मेरे साथ ये नहीं हुआ या जब मुझे मुआशरे ने इज़्ज़त नहीं दी, मुझे सुकून नहीं मिला, तो मैं किसी को दूसरे को कैसे सुकून दे सकता हूँ। जिस अंदाज से इस केस की तहकीकात आगे बढ़ रही हैं, यही दिखाई देता है कि कातिलों को सजा मिलकर रहेगी। आखिर अदालत में ऐसे बहुत से केसेस आते होंगे, ऐसे केसेस का फैसला होता भी है या नहीं, ये जानने के लिए हमने एडवोकेट महजबीन गौरी साहिबा से गुफ्तगू की। मैं ये जानना चाहती हूँ, आपके पास ऐसे कितने केसेस आते हैं? अब तो मेजॉरिटी इसी तरह के केसेस की है और मैं समझती हूँ कि 99% ऐसा हो रहा है। और उसका एक जो रीज़न है वो है दौलत की अहमियत आज के दौर में, कि हमारे माशरे में क्या है कि अभी एक लड़कियों का रुझान भी ये है कि लड़कियां ज़्यादा हैं, मर्द कम है। तो उसमें क्या है कि लड़कियां ऐसे मर्दों से भी शादी करने को तैयार है जिनकी सेकंड मैरिज हो लेकिन पहली बीवी से निजात पा चुकी हो। देखने में आ रहा है कि मर्द औरतों को तशद्दुद करके मार रहे हैं, अपनी बीवियों को, 3-3, 4-4 बच्चों की माओं को वो मार रहे हैं। और वो सिर्फ इसीलिए है कि उनके पास शॉर्टकट यही होता है कि नेक्स्ट फैमिली में, नेक्स्ट जगह वो अपने आप को कुंवारा जाहिर करके वहाँ शादियाँ करते हैं। अच्छा, यही वजूहात बनती हैं बाज़ों का जान ले लेने की। नतीजा क्या निकलता है? कोर्ट से सज़ा मिलती है ज़्यादातर को, या हम बहुत से केसेस में ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि सुलह सफाई हो जाती है आपस में? हमारे यहाँ ऐसे केसेस में सज़ा बहुत कम होती है, बहुत कम लोगों को होती है, क्योंकि यहाँ इस तरह के मर्द इंसाफ खरीदते भी हैं और जहाँ उनको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा होता है उस हिसाब से वो कंप्रोमाइज़ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा, यानी कि पूरी ज़िंदगी भी वो बर्दाश्त करती रहती है और अगर ऐसे केस में जिसमें मर्डर कर दिया जाए उसका, तो भी घर वाले माफ़ कर देते हैं? वो उसकी वजह भी यही होती है कि जब अगर उससे लड़की का मर्डर हो जाता है तो उसको इस बात से भी उसकी फैमिली को डराया जाता है कि देखें हमने एक को मार दिया, बाकी तुम्हारे इतने भी मर जाएंगे। कितने % केसेस में किसी शख्स को सज़ा भी मिली हो कि किसी की जान ले ली, बीवी की खास तौर पे जान ले ली और फिर उसने सज़ा भी भुगती? इतना कम रेशो है इस तरह के केसेस में सज़ा का कि उंगलियों पे गिने जा सकते हों। बहुत शुक्रिया महजबीन साहिबा। पहले उसको मैंने गलत दबा के मार दिया था, उसके
उसके बाद फिर मैंने उसको वॉशरूम के गेट के एंगल पे लटका दिया था। तो फांसी से लटकाना चाहिए, जैसे उसने मेरी बहन का गला दबा के मारा है ना। डॉक्टर सहर ईदा इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में हम 2 ऐसे केसेस दिखा रहे हैं जिसमें एक शख्स ने अपनी बीवी को गला घोंट के मार दिया और एक शख्स ने अपनी बीवी और बच्चों को पेट्रोल की छिड़क के आग लगा के मार दिया। उससे पहले उनको नींद की गोलियां भी दी। तो मैं पूछना ये चाहूँगी कि क्या ये कोई नफ्सियाती आर्जा हो सकता है या इंसान फितरी तौर पे शफ़ाक होता है? क्यों ऐसे वाक़यात सामने आते हैं? अगर इंसान में एहसास है तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जब ये एहसास ख़त्म हो जाता है तो फिर कोई भी इंसान किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके पीछे 2 रीज़न हो सकती है। एक होता है हमारी अपब्रिंगिंग, जब हमारा बचपन जो है बहुत ख़राब गुजरा है, हमारा जो अब्यूज़ हुआ है हम पे चाइल्डहुड में फ्रॉम हमारे पेरेंट्स, फ्रॉम हमारे टीचर या सोशल इन्वायरमेंट ने हमें अच्छे से ट्रीट नहीं किया, हमारी अपब्रिंगिंग उस तरह से नहीं हुई, तो ये रीज़न्स बनती हैं कि एंड द लास्ट जब आप बहुत अडल्टहुड में पहुंचते हैं या किसी लेवल पे पहुंचते हैं तो आपको वो सारी जो आपकी नीड्स पूरी नहीं हुई होती, जो आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, उसकी वजह से फिर आपके अंदर से एहसास ख़त्म हो जाता है। आप ये सोचते हैं जब मेरे साथ ये नहीं हुआ या जब मुझे माशरे ने इज़्ज़त नहीं दी, मुझे सुकून नहीं मिला, तो मैं किसी को दूसरे को कैसे सुकून दे सकता हूँ। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि किसी शख्स के उकसाने पर मुसलसल अगर उकसाया जा रहा है किसी के ख़िलाफ़, तो किसी इंसान का ऐसा इंतकामी बिहेवियर हो जाए कि वो उसकी जान ले ले? बिल्कुल, ये भी एक बिल्कुल ऐसा होता है, बिकॉज हमारा जो सब पैटर्न है थिंकिंग होता है। हमारी थिंकिंग को अगर कोई भी टैकल कर ले, अगर कोई पेशेंट जैसे कि हमारे पास डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं तो उनकी नेगेटिव थॉट्स होती है रिलेटेड टू लाइफ, वो लाइफ को जो हम अच्छा नहीं ले रहे होते, वो कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं रहा, लेकिन हम अपनी काउंसलिंग के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू उनको बताते हैं कि ज़िंदगी में बहुत कुछ हो सकता है। सेम लाइक जब इसी तरह जब कोई दूसरा इंसान दूसरे को समझाने की कोशिश करता है, वो मुसलसल एक ही बात कह रहा होता है, एक ही बात वो बार बार सुन रहा है कि तुम्हारी वाइफ बुरी है, आपकी वाइफ ने ये किया है, तो वो जब उसके बार बार ये जहन में चल रहा होता है तो सबकॉन्शियस में ये बातें सेफ हो जाती हैं। फिर सबकॉन्शियसली जब इनको मुसलसल सोचता है तो फिर कॉन्शियसली पर्सन इस पे एक्ट करता है कि ये मेरी वाइफ बुरी है, फिर एंड द लास्ट वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। उसके पीछे कोई रीज़न वाइफ ने कुछ किया या नहीं, लेकिन उसके माइंड में जो सबकॉन्शियस पे था उसके मुताबिक वो एक्ट करता है और एंड द लास्ट वाइफ की जान ले लेता है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये गुस्सा या ऐसी अदम बर्दाश्त ये सब एक दिन की कहानी नहीं है, ये पीछे चलता आ रहा होता है सिलसिला, और फिर वो जब बहुत ज़्यादा भर जाता है तो वो किसी की भी जान ले। बिल्कुल, कभी भी आप एक दिन में किसी को भी मर्डर नहीं करोगे, किसी को भी किल नहीं करोगे। जैसे कि मुझे किसी ने कुछ कहा तो मुझे पहली बार में उसे किल नहीं करूँगी, वो यकीनन मुझे कंटिन्यूसली कुछ कह रहा है या वो नहीं भी कह रहा तो मैं उसके बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहा हूँ। जैसे कि मेरे कोलीग ने मेरे साथ ये किया, ये मेरी नेगेटिव थिंकिंग है जो तकरीबन माइट भी 6 मंथ ले ले, माइट भी 2 मंथ्स ले ले, उसके बाद मैं कोई भी ऐसा नेगेटिव एक्ट करूँगी, अदरवाइज़ 1 या 2 डेज़ में ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ऐसे जो लोग होते हैं उनका बिहेवियर बाज़ औक़ात बाकी लोगों से डिफरेंट लग रहा होता है, ऐसी सूरत में क्या हमें साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और घर वालों को ये इक़दाम उठाना चाहिए कि उनको लेकर जाएँ ताकि उनकी काउंसलिंग हो सके? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर डिप्रेसिव पेशेंट, जो पेशेंट डिप्रेशन में होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से डिस्टर्ब रहते हैं। तो जब उनमें डिप्रेशन होता है तो सबसे पहले उनमें जो फैक्टर होता है आइसोलेशन, वो आइसोलेटेड होना शुरू कर देते हैं फ्रॉम द फैमिली मेम्बर, फ्रॉम द सोशल लाइफ, इवन के उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, सारी हैप्पीनेस फीलिंग्स उसमें से ख़त्म हो जाती हैं। दे कंसिडर कि हम वर्थलेस हैं। तो उस टाइम फैमिली को फ़ौरन से कंसर्न करने की ज़रूरत है साइकोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन की ही वजह से हम बहुत सारे नेगेटिव एक्ट करते हैं, वायलेंस आती है, क्योंकि पेशेंट कहते हैं कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई जीने का हक नहीं है। कोई ऐसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं जो ये बताते हो कि हमारा दिल चाहता है कि किसी को मारें, किसी को तकलीफ़ दें, हमें खुशी महसूस होती है, या हम किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस हो जाएँ तो हमें अच्छा लगता है, आते हैं कोई ऐसे पेशेंट्स? बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिनकी पेशेंट की ये विशेज़ होती हैं। इन पेशेंट्स को कहा जाता है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर पेशेंट्स। जो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं उनकी बेसिकली यही डिज़ायर्स होती हैं कि वो दूसरों को हार्म करें, दूसरों को नुकसान दें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल में हमसे बात की। टीम अवाम की आवाज़ पहली मर्तबा ऐसे केसेस आपके सामने लेकर नहीं आ रही, बल्कि इन केसेस का एक लामुतनाही सिलसिला है। एक हकीकत जो ऐसे वाक़यात के बाद सामने आती है कि हमारी अदालतों की कार्रवाई का तरीक़ाकार इस कदर सब्र आज़मा और आसाब शिकन है कि लोग केसेस वापस ले लेते हैं या सुलह का रास्ता इख्तियार करते हैं, या फिर पुलिस की जानिब से हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ दिया जाता है।
अपने प्रोग्राम के जरिए हम वजीर आज़म जनाब इमरान खान साहब से अपील करते हैं कि ऐसी कड़ी सजाएं हमारे मुल्क में भी राइज की जाएं और इदारों के नज़्म नस्क को ठीक किया जाए, वरना ऐसे वाक़यात को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फराह इकरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।